हेलो गाइस, दिस इज़ हेमंत एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इनकी लोकेशन क्या होती है और ये कितने टाइप के होते हैं। सभी का इंडिविजुअल ऑपरेशन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको हमारे चैनल पर एविएशन नॉलेज, एविएशन जॉब एंड एविएशन न्यूज़ जैसी अपडेट्स मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट टाइम पर ही मिल जाए। तो गाइज़, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेज एक तरह के एरोडायनेमिक डिवाइस होते हैं जो कि पायलट को एयरक्राफ्ट को कंट्रोल या फिर एयरक्राफ्ट को एयर में किसी भी डायरेक्शन में मोड़ने में हेल्प करते हैं। गाइस, एयरक्राफ्ट एयर में किसी भी सरफेस से टच नहीं होता है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल की तरह एयरक्राफ्ट को स्टीयरिंग के थ्रू व्हील को मूव करके कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए एयरक्राफ्ट में फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेज होते हैं जो कि एयर के साथ एरोडायनेमिक रिएक्शन करके एयरक्राफ्ट को मैन्यूवर कर सकते हैं। सो गाइज, ये तो हो गया कि फ़्लाइट कंट्रोल सर्फेसेज क्या होता है, मीन्स इनका पर्पस क्या होता है। अब बात करेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। फ़्लाइट कंट्रोल सर्फेसेज को टू टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट होता है प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेज एंड सेकेंडरी कंट्रोल सर्फेसेज, और इनको ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्फेसेज भी बोलते हैं। काफ़ी बुक्स में आप देखेंगे कि सेकेंडरी और ऑक्सिलरी को अलग अलग मान कर चलते हैं, लेकिन हम आज के वीडियो में इनको सेम मान के चलेंगे। गाइस, अब पहले बात करते हैं प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेज की। प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेज का मेन काम होता है एयरक्राफ्ट को किसी भी डायरेक्शन अप, डाउन, लेफ्ट, राइट में मूवमेंट देना। ये कंट्रोल सर्फेसेज एरोफॉइल पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को डायरेक्शन दे पाते हैं हम। प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेज जनरली थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एलिरोन, सेकंड एलिवेटर, थर्ड रडर। अब गाइस, पहले बात करते हैं एलिरोन की। एलिरोन का काम एयरक्राफ्ट को रोलिंग मोशन प्रोवाइड करना होता है। एलिरोन दोनों विंग की टिप साइड पर टेलिंग एज पर लगे होते हैं। दोनों विंग पर एलिरोन का मूवमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होता है एंड एलिरोन को कॉकपिट से कंट्रोल योक को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके कंट्रोल किया जाता है। जब कंट्रोल योक को क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो राइट विंग के एलिरोन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से राइट विंग के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड विंग के नीचे प्रेशर लो हो जाता है। उसी तरह लेफ्ट विंग के एलिरोन डाउन हो जाते हैं एंड विंग के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है एंड विंग के नीचे ज़्यादा, जिसकी वजह से लेफ्ट विंग अप एंड राइट विंग डाउन हो जाता है और एयरक्राफ्ट क्लॉकवाइज रोल करता है। और जब कंट्रोल योक को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो उसका उल्टा होता है और एयरक्राफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोल करता है। सेकंड, हम बात करेंगे एलिवेटर की। एलिवेटर का काम एयरक्राफ्ट को पिचिंग मूवमेंट प्रोवाइड करना होता है। एलिवेटर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के ट्रेलिंग एज पर लगे होते हैं। एक टाइम में दोनों एलिवेटर एक साथ एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं। एलिवेटर को कॉकपिट से कंट्रोल योक को पुश एंड पुल करके कंट्रोल किया जाता है। जब कंट्रोल योक को पीछे की साइड पुल करते हैं तो एलिवेटर अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और नीचे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट टेल डाउनवर्ड मूव करता है और एयरक्राफ्ट की नोज़ अप हो जाती है। इसे एयरक्राफ्ट पिचिंग अप भी बोलते हैं। और जब कंट्रोल योक को आगे पुश करते हैं तो इसका उल्टा होता है। एलिवेटर डाउन हो जाते हैं और स्टेबलाइजर के ऊपर प्रेशर कम और नीचे ज़्यादा हो जाता है और टेल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है एंड एयरक्राफ्ट नोज डाउन हो जाता है, जिसे पिच डाउन भी कहते हैं। गाइस, थर्ड हम बात करेंगे रडर की। रडर एयरक्राफ्ट को या मूवमेंट मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। रडर वर्टिकल स्टेबलाइजर के ट्रेलिंग एज पर लगा होता है। रडर को कॉकपिट से रडर पेडल को पुश करके कंट्रोल किया जाता है। जब पायलट लेफ्ट रडर पेडल को पुश करता है तो रडर लेफ्ट साइड मूव करता है, जिसकी वजह से रडर के एरोडायनेमिक रिएक्शन की वजह से वर्टिकल स्टेबलाइजर के लेफ्ट साइड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और राइट साइड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की टेल राइट डायरेक्शन में मूव करती है और
एयरक्राफ्ट की नोज़ लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाती है और उसी तरह जब पायलट राइट रडर पेडल को पुश करता है तो उसका उल्टा होता है। रडर राइट साइड मूव करता है और वर्टिकल स्टेबलाइजर के राइट साइड प्रेशर इंक्रीज और लेफ़्ट साइड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट टेल लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करती है और एयरक्राफ्ट नोज राइट डायरेक्शन में टर्न हो जाती है। गाइस, ये सब हमने प्राइमरी कंट्रोल सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल सर्विसेज की, जिनको कि ऑक्सिलरी फ्लाइट कंट्रोल सर्विसेज भी बोलते हैं। सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल सर्विसेज के अंदर 5 टाइप आते हैं। फर्स्ट ट्रिम टेप, सेकेंड बैलेंस टेप, थर्ड फ्लैप, फोर्थ स्लेट, 5 स्पॉइलर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिम टेप की। ट्रिम टेप जनरली प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सर्विसेज को असिस्ट करने के लिए होते हैं। ट्रिम टेप प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सर्विसेज के ट्रेलिंग एज पर लगे होते हैं। जब कभी एयरक्राफ्ट का सीजी आगे होता है तो एयरक्राफ्ट की नोज डाउन हो जाती है, जिसको ओवरकम करने के लिए पायलट को कंट्रोल योक को पुल करना पड़ेगा, जिससे कि एयरक्राफ्ट नोज अप हो जाएगी। लेकिन पायलट पूरी फ्लाइट के दौरान कंट्रोल योक को पकड़कर तो नहीं बैठ सकता। इसके लिए कॉकपिट में एक ट्रिम व्हील होता है। जब पायलट इस ट्रिम व्हील को नीचे घुमाता है तो एलिवेटर में लगे ट्रिम टेप भी डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिलेटिव वाइंड के इफेक्ट की वजह से एलिवेटर अप हो जाते हैं और एयरक्राफ्ट नोज अप हो जाती है। अब हम आते हैं सेकंड बैलेंस टेप पर। गाइस, बैलेंस टेप मोस्टली लार्ज एयरक्राफ्ट में लगे होते हैं और ट्रिम टेप की ही तरह ये प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सर्विसेज के ट्रेलिंग एज पर लगे होते हैं और प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सर्विसेज को असिस्ट करने के लिए होते हैं। जब कभी लार्ज एयरक्राफ्ट में हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है तो पायलट को फ्लाइट कंट्रोल सर्विसेज को कंट्रोल योक से मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन लार्ज एयरक्राफ्ट में लार्ज कंट्रोल सर्विसेज होने की वजह से कंट्रोल सर्विसेज के ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है, जिनको मूव करना पायलट के लिए थोड़ा टफ होता है। इसलिए एयरक्राफ्ट में बैलेंस टेप लगाए जाते हैं। जब पायलट कंट्रोल योक को पुल करता है तो बैलेंस टेप का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जैसे जैसे एलिवेटर अप मूव करेंगे तो बैलेंस टेप भी डाउन मूव करेंगे, जिसकी वजह से रिलेटिव विंड के बैलेंस टेप पर एरोडायनेमिक इफेक्ट की वजह से पायलट को एलिवेटर को अप करने के लिए लोड महसूस नहीं होगा। बैलेंस टेप एलिरोन एंड रडर पर भी लगे होते हैं। अब आते हैं थर्ड फ्लैप पर। फ्लैप को लिफ्ट ऑगमेंटेड डिवाइस भी बोलते हैं। इनकी लोकेशन विंग पर रूट साइड ट्रेलिंग एज पर होती है। किन्हीं किन्हीं एयरक्राफ्ट में लीडिंग एज पर भी फ्लैप होते हैं। जैसे जैसे फ्लैप्स को डिप्लॉय करते हैं तो एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती है, लेकिन ज़्यादा फ्लैप डिप्लॉय करने पर लिफ्ट के साथ ड्रैग भी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण फुल फ्लैप केवल लैंडिंग के टाइम ही यूज़ करते हैं। फ्लैप को कॉकपिट से फ्लैप लीवर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। सेकेंडरी कंट्रोल सर्विसेज में फोर्थ आता है स्लेट्स। स्लेट्स को भी लिफ्ट ऑगमेंटेड डिवाइस बोलते हैं। जब एयरक्राफ्ट हाई पिच की कंडीशन में होता है तो विंग के ऊपर का एयर फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्लेट्स यूज़ किए जाते हैं। स्लेट्स विंग के नीचे हाई प्रेशर को स्लॉट के थ्रू विंग के ऊपर भेज देता है, जिससे कि लेमिनार फ्लो बना रहता है और एयरक्राफ्ट स्टॉल भी नहीं होता। स्लेट्स कैम्बर एरिया को भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की स्टॉलिंग स्पीड भी कम हो जाती है और लो स्पीड में भी एयरक्राफ्ट एयर में रह सकता है। स्लेट्स को लैंडिंग एंड टेक ऑफ दोनों के टाइम यूज़ किया जाता है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट स्पॉइलर पर। स्पॉइलर को एयरबैग्स भी बोला जाता है। स्पॉइलर विंग के ऊपर की साइड लगे होते हैं। स्पॉइलर को मोस्टली लैंडिंग के टाइम यूज़ करते हैं। स्पॉइलर बहुत ज़्यादा ड्रैग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट लैंडिंग के टाइम कम रनवे यूज़ करता है। गाइस, ये सब हो गया फ्लाइट कंट्रोल सर्विस के बारे में। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एंडिंग तक बने रहने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।